नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। खबरदार, आज हम आपको करेंगे एक बार फिर कोरोना से। लेकिन दिल्ली में जिस तरह से आज से एक हफ्ते के लॉकडाउन की शुरुआत हो गई है, यहां का सन्नाटा बहुत कुछ बयां कर रहा है। यहां का सन्नाटा बता रहा है कि किस तरीके से लोग समझ रहे हैं कि दिल्ली में आफतकाल है ये। किस तरीके से इतने दिनों से पहले नाइट कर्फ्यू और उसके बाद वीकेंड कर्फ्यू के साथ जब अब एक हफ्ते का लॉकडाउन आया है तो यहां पर दुकानों के शटर रात 9 बजे ही डाउन है, जबकि 10 बजे से आमतौर पर यहां पर यह हालात देखने के लिए मिलते थे। लेकिन इसके साथ ही जो सब्जी फल के बाजार हैं वहां पर भीड़ भी काफी नजर आई है। लेकिन हम तमाम बातें करें और किल्लतों की बातें करें कि किस तरीके से ऑक्सीजन, रेमडेसिविर, हर चीज की कमी दिख रही है, उससे पहले जरा खबरों को हम खबरदार के लेंस से देख लेते हैं। क्योंकि आज एक अच्छी खबर आई, वो खबर आई वैक्सीनेशन को लेकर। वैक्सीनेशन अब 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों का हो सकता है 1 मई से। देश में 1 मई से 18 साल या उससे ज्यादा उम्र का हर व्यक्ति वैक्सीन लगवा सकता है। वैक्सीनेशन के तीसरे फेज में टीकाकरण तेज करने के लिए यह निर्णय लिया गया है। आज देश भर के डॉक्टरों से पीएम मोदी ने मीटिंग की। लगातार संक्रमण को रोकने पर मंथन चल रहा है। जब कोई आपदा आती है तो पीड़ितों, खुशकिस्मतों और प्रशासकों के अलावा एक वर्ग ऐसा होता है जिसकी नजर सिर्फ अपने मुनाफे पर होती है, फिर चाहे वो मुनाफा किसी की जान की कीमत पर क्यों न मिले। कोरोना वायरस लाशों के ढेर लगाता जा रहा है। बीते दिन 24 घंटे में 2,75,000 से ज्यादा नए मामले आए। 1600 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। लोग इलाज के लिए परेशान हो रहे हैं और ऐसे हालात में रेमडेसिविर जैसी दवाइयों की कालाबाजारी हो रही है। 4 इंजेक्शन 80,000 रुपए में बिक रहे हैं। एमआरपी से 6 गुना ज्यादा पैसा वसूला जा रहा है। आज तक की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने मरीजों की मजबूरी का सौदा करने वालों और अस्पतालों से रेमडेसिविर की स्मगलिंग करने वालों को एक्सपोज किया है। इसके बाद हर सांस के लिए जरूरी प्राणवायु कही जाने वाली ऑक्सीजन की कमी से जुड़ी ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। मरीज बढ़ने के साथ ऑक्सीजन की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में भारत का ऑक्सीजन लेवल क्या है, इसे बढ़ाने और मरीजों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के रास्ते में चुनौतियां क्या है, ये थोड़ी देर में आपको दिखाएंगे। अस्पतालों में बेड की कमी एक बड़ी समस्या है। बेड पहले ही कम है। जितनी तेजी से नए बेड तैयार करने की प्रक्रिया चल रही है, उससे ज्यादा रफ्तार से मरीजों की बेड वाली जरूरत बढ़ रही है। इसका भी विश्लेषण हम करेंगे। और कोरोना के कहर के बीच आज 3 हाईकोर्ट एक्शन मोड में दिखे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी के कुछ शहरों में खराब हालात की वजह से लॉकडाउन के आदेश दिए। ये 5 शहर हैं: प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर और गोरखपुर। बॉम्बे हाईकोर्ट ने रेमडेसिविर के मनमाने बंटवारे पर महाराष्ट्र सरकार को फटकार लगाई। एमपी हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कहा, स्वास्थ्य एक बुनियादी मानव अधिकार है जिसे कोई भी लोकप्रिय सरकार नकार नहीं सकती। सरकार गंभीर मरीजों को जल्द से जल्द रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध कराए, जरूरत पड़े तो बाहर से इंपोर्ट करे। यानी कि कुल मिलाकर इस समय सबसे मुश्किल है मरीजों के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन मिलना। जो लोग अस्पताल में होते हैं, जिन लोगों का इलाज चल रहा होता है, वहां पर रेमडेसिविर की आवश्यकता होती है। लेकिन कई मामले तो ऐसे नजर आ रहे हैं जहां पर अस्पताल में भर्ती मरीजों को कम में काम चलाना पड़ रहा है रेमडेसिविर के। और इसीलिए हमने ये फैसला किया कि ये पता लगाएं कि रेमडेसिविर को लेकर इस तरह के हालात क्यों बन रहे हैं। आज तक की जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम है वो इस काम पर आगे निकली, ये जानने के लिए कि रेमडेसिविर को लेकर इस तरह की परिस्थितियां क्यों बन रही हैं। रेमडेसिविर इंजेक्शन सबके लिए नहीं है। यह उन गंभीर कोरोना मरीजों के लिए होता है जिनका ऑक्सीजन लेवल अचानक बहुत कम हो जाता है। कोरोना के जो गंभीर मरीज आईसीयू में जाते हैं, उसमें करीब 10% मरीजों के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन की जरूरत पड़ती है। आमतौर पर एक गंभीर मरीज को 5 दिन में रेमडेसिविर की 6 डोज की आवश्यकता होती है और एक डोज की कीमत अलग अलग कंपनियों के हिसाब से 900 रुपए से लेकर 3,500 रुपए तक है। इसकी एक डोज की कीमत पहले 2,800 से लेकर 5,500 रुपए तक थी। लेकिन कुछ दिन पहले ही सरकार ने 50% तक इसके दाम घटाए और कीमत फिक्स की। जैसे कडिला की एक डोज 899 रुपए, सिंजिन की एक डोज 2,450 रुपए, डॉक्टर रेड्डीज की 2,700 रुपए, सिप्ला की 3,000 रुपए, मिलन की 3,400 रुपए, जुबिलेंट की 3,400 रुपए, हेटेरो की 3,490 रुपए में एक वाइल यानी शीशी मिलती है। ये 7 कंपनियां ही भारत में इसका प्रोडक्शन करती हैं और किल्लत को देखते हुए प्रोडक्शन भी 3 गुना बढ़ाने की बात की गई। लेकिन इस समय जिस तरह से इंजेक्शन की किल्लत है, उसमें कैसे कालाबाजारी हो रही है, कैसे इंजेक्शन के जरूरी 6 डोज की कीमत ब्लैक मार्केट में 1 लाख रुपए के पार है, आज तक की पड़ताल जिस इंजेक्शन के लिए लाइनें लगी हैं
जिस इंजेक्शन के लिए चीख पुकार मची है। क्या करें, ये लोग कहते हैं ही नहीं यहाँ पर। 50 दुकान ढूंढ ली सुबह से, कोई दुकान पे नहीं मिलता। पापा है सर, एडमिट है, उनके लिए इंजेक्शन नहीं मिल रहा है और ये लोग बोल रहे हैं कि इंजेक्शन अवेलेबल नहीं है हमारे पास। जिस इंजेक्शन के लिए हर तरफ हाहाकार है, इंजेक्शन नहीं मिलती है। 8-8 घंटे पानी के बगैर हम लोग यहाँ खड़े हैं, सब लोग पेशेंट के लिए। वहाँ पेशेंट को देखें कि यहाँ पे आके रोज लाइन में खड़े रहे हम लोग। जिस इंजेक्शन का जगह जगह अकाल है। आज ऑक्सीजन की, रेमडेसिविर की और टॉसिलिजुमैब, इन तीनों की कमी नजर आई। वो रेमडेसिविर इंजेक्शन कैसे ब्लैक मार्केट में मिल रहा है, कैसे 5-5, 6-6 गुना कीमत पर बिक रहा है, कैसे हर दूसरे दिन ब्लैक मार्केट में इसकी कीमत बढ़ रही है। दिल्ली एनसीआर में आज तक ने बड़ी पड़ताल की। क्या चाहिए ना? हाँ भाई उन्होंने कम रेट बताया था कल। भाई रेट का यही तो सीन है, जब उस टाइम पे मिल रहा था, कल तो आपको 17.5 के हिसाब से मिल रहा था, अभी नहीं मिल रहा। अभी 1 रेमडेसिविर के कितना लगेगा? 20,000। हाँ जी। सुन लिया आपने, रेमडेसिविर की 4 डोज की कीमत 80,000 रुपए, यानी 1 डोज 20,000 रुपए में, यानी इसकी एमआरपी से करीब 6 गुना ज्यादा कीमत। सैम यादव नाम का ये शख्स हमें रेमडेसिविर देने को ना सिर्फ तैयार हुआ, बल्कि मिलने आया तो साथ में इंजेक्शन भी लाया। डील करते करते ही 2 दिन में इसने 1 डोज की कीमत 3,000 रुपए बढ़ा दी। तो किस कंपनी का? सिप्ला का है। सिप्ला का है, दिखाइए। वो तो बाइक में। हाँ बाइक में। तो पेमेंट नहीं, आपने वो इस कालाबाजारी की पड़ताल में हम दिल्ली के यूसुफ सराय मार्केट के एक मेडिकल स्टोर पर पहुंचे। यहाँ रेमडेसिविर इंजेक्शन मांगने पर पहले तो मना कर दिया गया, लेकिन थोड़ी ही देर में इसी मेडिकल स्टोर से रविंद्र नाम का एक शख्स बाहर आकर हमसे रेमडेसिविर इंजेक्शन की डील करने लगा। रेमडेसिविर इंजेक्शन अवेलेबल हुआ, किसी सेटिंग का मामला, इसकी कोई पहचान होगी, पकड़ होगी, वही है। आप जैसा आदमी रेमडेसिविर आज के डेट पैदा नहीं कर सकता। हम लाइन से बिलोंग करते हैं, डॉक्टर जानते हैं, डॉक्टर को सेटिंग होती है, हॉस्पिटल के बात होती है, वही आदमी ही रेमडेसिविर पकड़ सकता है। लेकिन हम किसी हर आदमी को ये बात इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि रेमडेसिविर एमआरपी से नॉर्मल नहीं है। रेमडेसिविर 100 mg आयु का डोज मिल जाएगा। कितना डोज चाहिए? अभी तो फिलहाल 2 चाहिए, लेकिन हमको टोटल 6 चाहिए। लेकिन 2 डॉक्टर बोले 2 अगर लग जाएगा तो अभी फिलहाल थोड़ी रिकवरिंग हो जाएगी। ऐसा है, 2 डोज मिल जाएगा। डॉक्टर हॉस्पिटल से निकला हुआ सामान है, जहाँ उसका एमआरपी है वो हटा रखा फार्मेसी का, जेन्युइन आइटम है हॉस्पिटल। और ये मान के चलो, अगर 2 डोज भी मैं इन्वेस्ट करके किसी ने मिलूँगा तो 28,000 की 2 डोज हम करेंगे। एडवांस लूँगा, मेरे को आधे घंटे का टाइम है, मैं आपको डोज अवेलेबल करवा दूँगा। 2 डोज। इस शख्स से हमने रेमडेसिविर की 2 डोज मांगी तो इसने उनकी कीमत 29,000 रुपए बताई और ये दावा किया कि अस्पताल के स्टॉक से निकला रेमडेसिविर इंजेक्शन आधे घंटे में ये उपलब्ध करवा देगा। दिल्ली में ऐसे ही एक और शख्स के पास हम पहुंचे तो उसने रेमडेसिविर की 2 डोज की कीमत 36,000 रुपए बताई, यानी तय कीमत से 5 गुना ज्यादा। तो ये मेरे पेशेंट का नाम ही इशू होगा या फिर किसी और पेशेंट का? इशू से कुछ भी नहीं होगा, ब्लैक चल रहा है, बिल्कुल ब्लैक कितने में मिलेगा? किस कंपनी का होगा? ये हेट्रो का। हेट्रो का रेमडेसिविर ना? 2 रेमडेसिविर मिल जाएगा ना? कितने का? 18,000 का लिया एक ही कितने का? 18,000 का सिंगल लिया। कितना एडवांस करना होगा? मैं कर देता हूँ एडवांस तो पूरे इंजेक्शन के दोनों के पैसे देके जाने पड़ेंगे। 18,000 36,000 कितने देर में मिल जाएगा? और यहाँ भी नहीं पकड़वाएंगे वो, हाँ, बाहर ही पकड़वा देंगे आपको दोनों। रेमडेसिविर बिना अस्पताल के पर्चे और प्रिस्क्रिप्शन के किसी को मिलता नहीं। इंजेक्शन की मार्केट में नहीं बल्कि मरीजों और अस्पतालों को सीधे सप्लाई होती है। इसकी कीमत भी अब सरकार ने फिक्स कर दी है।
लेकिन जिस तरह से कोरोना की नई लहर में इस इंजेक्शन की किल्लत है, उसमें कालाबाजारी करने वालों ने इस आपदा को अवसर बना लिया है। मोहम्मद हिजबुल्लाह के साथ आज तक ब्यूरो। तो रेमडेसिविर को लेकर जिस तरह की चीजें हो रही है, जिस तरह से दवाई को लेकर कालाबाजारी हो रही है, उस पर एक्शन की शुरुआत भी हो गई है। और एक्शन जो किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में, हम आपको बता दें कि एनएसए लगाया जा रहा है, कड़ा कानून एनएसए उस पर लगाया जा रहा है। इसको बहुत गंभीरता से लिया जा रहा है, क्योंकि इसे लेकर हेल्थ एक्सपर्ट्स भी बहुत ज्यादा चेतावनियां दे रहे हैं कि लोग ये ना समझे कि कोई सामान्य है, बिना लक्षण का मरीज है और वो इस दवाई को खा ली। कोई जादू की छड़ी नहीं है, ये सिर्फ उन मरीजों के लिए है जिनके फेफड़ों तक संक्रमण पहुंच चुका है और जिनके लिए बहुत कम विकल्प इस समय बचे हैं। और इसीलिए उन मरीजों के लिए इस दवाई की आवश्यकता है, बाकी सामान्य मरीजों के लिए कोई आवश्यकता इसकी नहीं है। लेकिन इसके साथ ही सरकार ये चेतावनी देने के साथ ही कड़ाई भी अपनी पूरी करने का प्रयास कर रही है। हालांकि इस सब के बीच इस तरह की चीजें चलनी नहीं चाहिए ऐसे बीमारी के समय में, जब हम कहते हैं कि पूरे देश को एकजुट होकर लड़ना चाहिए। दूसरी चीज है ऑक्सीजन को लेकर। इस बार कोरोना में हम देख रहे हैं कि एक तो जिस रफ्तार से ये संक्रमण फैल रहा है, जिस तादाद में संक्रमित मरीज सामने आ रहे हैं, जितने गंभीर ट्रेट्स लक्षण उनमें दिख रहे हैं, उन सब के बीच ऑक्सीजन को लेकर भी एक जद्दोजहद है। किस तरीके से वो सांसें पहुंचे उन लोगों तक, और उस सब के बीच अगर ऑक्सीजन के सिलेंडर कम हो जाते हैं तो ये मापना आवश्यक हो जाता है कि हिंदुस्तान का जो ऑक्सीजन लेवल है वो क्या है, क्या ऑक्सीजन उपलब्ध है, और अगर उसकी कमी, उसकी किल्लत दिख रही है तो किन कारणों से दिख रही है। इस पर मैंने आज एक ग्राउंड रिपोर्ट की है, आप भी देखिए। एक एक सांस में सदियों का सफर काटते हैं। खौफ के शहर में रहते हैं, सो डर काटते हैं। हर एक सांस पर जैसे किसी का कर्ज है, हर एक सांस की बोली लगी है। ऐसा ये मर्ज है, ऑक्सीजन प्राणवायु सांस न तो सस्ती है, न कोरोना के समय में भरपूर मिलती है। आप लोग प्राइवेट नर्सिंग होम से हैं? जी मैम। ऑक्सीजन लेने के लिए यहाँ पर? जी जी। कितना मिल पा रहा है मैम? अभी जैसे 4-5 सिलेंडरों को लेकर आ रहे हैं तो 2-3 सिलेंडर ही ऐसे जुगाड़ हो पा रहा है मैम। अभी जुगाड़ हो पा रहा है मैम। कितनी खपत हो जा रही है, कितने पेशेंट जैसे हैं? मैम जैसे 4 पेशेंट है तो 6 सिलेंडर यूज हो पा रहे हैं। 4 में 6 यूज हो जा रहे हैं, बड़े वाले। और 36 घंटे का सप्लाई यूपी में कहा गया है कि रहना जरूरी है। तो मैम 18 घंटे चलता है वाला सिलेंडर, बड़ा वाला। 36 घंटे नहीं चल इसके लिए आप लोगों को ऐसे दर पे भटक के ढूंढ के जी मैम। अब ये लगा लो जैसे ये एजेंसी है कि इधर पीछे तो ऐसे जा रहे, तो कुछ लोगों ने तो डायरेक्ट ही मना कर दिया। अभी इनके पीछे ही एक, उन्होंने डायरेक्ट ही मना कर दिया। और इन्होंने दिया? जी मैम, इन्होंने दिया अभी 3। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने ऑक्सीजन के औद्योगिक इस्तेमाल पर 22 अप्रैल से प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। इनमें केवल 9 इंडस्ट्रीज को छूट है। उम्मीद बंधी है कि कमी दूर होगी। ऑक्सीजन की स्थिति को समझने के लिए हम यहाँ पर ये मित्तल एयर प्रोडक्ट्स में पहुंचे हैं। आमतौर पर आप लोग क्या इंडस्ट्रियल सप्लाई करते हैं? इंडस्ट्रियल सप्लाई भी करते हैं मैडम, और मेडिकल सप्लाई भी करते हैं जी। लेकिन अभी की स्थिति क्या है? अभी क्या आप हम लोगों ने इंडस्ट्रियल सप्लाई को बिल्कुल रोक दिया है। माननीय डीएम साहब के भी आदेश हैं और माननीय पूरी ड्रग इंस्पेक्टर और माननीय पूरी भारत सरकार की तरफ से भी आग्रह किया गया है कि आप इंडस्ट्री में ना देके ओनली फॉर पेशेंट के लिए दीजिए। तो हम खाली पेशेंट को ही दे रहे हैं। स्थिति कितनी बुरी है, कितना डिमांड आता है आप लोगों को? स्थिति बहुत गंभीर है मैम इस टाइम, और डिमांड मतलब लोगों में पैनिक ज़्यादा है। डिमांड इतनी नहीं होनी चाहिए, मतलब ऐसा ऑक्सीजन की ऐसी मारामारी नहीं है। ऑक्सीजन सप्लाई मिलने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, नहीं हो रही है कोई दिक्कत। जितनी हमारे ऑक्सीजन गैस की दिक्कत नहीं है, जितना कि मैं लोगों से अपील करना चाहूँगा कि वो पैनिक ना हो। जब तक उनकी 90 बिलो या 85 के आसपास से बिलो ना जाए ऑक्सीजन लेवल, ऑक्सीमीटर से आदमी देख सकता है, वो चेक करते हैं। अदरवाइज बिल्कुल भी पैनिक ना हो। हम लोग डिमांड क्रिएट कर रहे हैं लोग बाग कि हमें जो है प्रिकॉशनली जो है रखने के लिए घर पर, तो हम लोगों के पास डिमांड आ रही है।
मेडिकल ऑक्सीजन की मांग अब दैनिक उत्पादन का 60% है। दिल्ली, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में खासकर मांग में बढ़ोतरी हुई। कुछ आपात इस्तेमाल के लिए, कुछ बदहवासी में। एक दिन में कितनी क्वेरीज, आप लोग कितने रिक्वेस्ट आ जाते हैं? अनलिमिटेड क्वेरीज हैं जी। हम तो मतलब मैंने अपने कैरियर में इतनी क्वेरीज कभी मैंने हैंडल ही नहीं कर पाया हूं मैं आज तक, कि बिल्कुल लिमिटलेस क्वेरीज हैं जी। जिसको ज़रूरत नहीं है वो भी एक स्टोर करके रखने के लिए अपने पास सिलेंडर की डिमांड कर रहा है, जिससे सिलेंडर्स बॉटल, जैसे देखिए आप, जैसे बॉटल से इनकी अवेलेबिलिटी ही खत्म हो गई है। जो सिलेंडर्स है उनकी अवेलेबिलिटी, गैस की अवेलेबिलिटी, क्योंकि आपका मानना है कि होल्ड कर रहे हैं लोग, होल्ड कर रहे हैं। देन हम लोग अगर गैस को अवेलेबल भी करा रहे हैं तो जो इसके साथ में फ्लो मीटर लगता है वो फ्लो मीटर नहीं है। हम लोगों ने इंडस्ट्रियल सिलेंडर को उठा के क्लीनिंग करा के मेडिकल में सप्लाई चालू कर दिया है, नो प्रॉब्लम। बट उसके ऊपर जो ह्यूमिडिफायर बोतल के साथ में जो रेगुलेटर लगता है, जिससे हम लोग रोटामीटर, एफए वाल्व वगैरह लगती है, उसकी बड़ी ज़बरदस्त शॉर्टेज है। मास्क अवेलेबल नहीं है, ब्रीदिंग मास्क अवेलेबल नहीं है, स्पैनर्स अवेलेबल नहीं है सिलेंडर्स को ऑपरेट करने के लिए। अच्छा। तो हम मतलब ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन हमारे एरिया में कभी नहीं है। रेलवे ने भी फैसला किया है कि स्पेशल ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाकर इस कमी को दूर करने का प्रयास होगा। हालांकि कोरोना 2.0 में बाकी लक्षणों से ज्यादा शिकायतें सांस फूलने की आती हैं। यही वजह है कि इस लहर में ऑक्सीजन सिलेंडर की मांग इस कदर बढ़ गई। सांसों को अपना अधिकार समझ लेते हैं, लेकिन ऐसे मुश्किल समय में यह समझ में आ रहा है कि एक एक सांस की कीमत होती है। इस समय ऑक्सीजन को लेकर जिस तरह की परिस्थितियां हैं, हालांकि बहुत सारे कदम उठाए जा रहे हैं, कोशिशें हो रही हैं कि उद्योग को न जाए, सिर्फ इमरजेंसी आपात जो पेशेंट्स हैं उन तक जाए, लेकिन उसके बावजूद समस्याएं हैं, इस बात से कोई इनकार नहीं कर रहा। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, नोएडा, आज तक। कोरोना से जंग में सब जुटे हुए हैं, इस समय कैसे करना है, लेकिन रेमडेसिविर की कमी हमने आपको दिखाई, कालाबाजारी दिखाई, ऑक्सीजन को लेकर कितनी समस्याएं। हालांकि कदम उठाए जा रहे हैं। दिल्ली का हाल, चूंकि यहां से 10 बजे से कर्फ्यू, एक हफ्ते के लॉकडाउन की शुरुआत हो रही है। ये मेट्रो स्टेशन जहां से अभी भी लोग आ जा सकते हैं, लेकिन 10 बजे तक यहां से जाएंगे हम आपको। लेकिन इस सब के बीच एक अच्छी खबर दे दें, वो ये कि इतने दिनों से मांग हो रही थी कि वैक्सीन के लिए उम्र की समय जो सीमा है उसे कुछ कम किया जाए, रिलैक्स किया जाए, क्योंकि 18 साल से ज्यादा उम्र वाले लोग जिन पर टेस्टिंग हो चुकी है उन्हें वैक्सीन लगाई जा सकती है। तो अब सरकार ने यह फैसला किया है कि 1 मई से सबको 18 साल की उम्र से ऊपर वैक्सीन लगाई जा सकती है। 1 मई से वैक्सीनेशन का चौथा चरण शुरू होने वाला है। 18 साल से ऊपर के लोग वैक्सीन ले सकेंगे। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को सीधे कंपनियों से वैक्सीन लेने की छूट दे दी है। सरकारी केंद्रों में सभी को मुफ्त वैक्सीन लगेगी। वहीं वैक्सीन अब बाजार में भी उपलब्ध होगी। इसके साथ ही वैक्सीन के दाम भी फिक्स किए जाएंगे। इससे पहले 1 अप्रैल को कोरोना वैक्सीनेशन का तीसरा चरण शुरू हुआ था, जिसमें 45 साल से ज्यादा उम्र के जो लोग थे उन सबको वैक्सीन लग सकती थी। 1 मार्च को कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा चरण था, जिसमें 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के साथ पहले से गंभीर बीमारी से ग्रस्त 45 साल से ऊपर लोगों को वैक्सीन दी गई थी। 16 जनवरी को देश में वैक्सीन प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, जिसमें हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन दी गई थी। अब 1 मई से टीकाकरण कार्यक्रम पूरी रफ्तार से आगे बढ़ेगा। 94 दिनों में भारत में 16 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोरोना वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है, और जो लक्ष्य है वो अभी पूरी आबादी को, अधिक से अधिक आबादी को किस तरीके से कवर किया जाए वो है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप रहिए खबरदार। आप देख रहे हैं खबरदार, और हम आपको सावधान कर रहे हैं उन चीजों से, खबरदार कर रहे हैं उन बातों से जो कोरोना के समय में हमें सामने नजर आ रही हैं। रेमडेसिविर की कालाबाजारी हो, ऑक्सीजन की कमी हो, या फिर देश के अलग अलग हिस्सों से सामने आती वो खबरें कि अस्पतालों में जो बेड्स हैं उनकी कमी पड़ रही है। हमारे संवाददाता आज अलग अलग इलाकों में निकले। दरअसल तैयारियां हो रही हैं, कई जगह प्रशासन, सरकार, यहां तक कि फौज की तरफ से भी तैयारियां हो रही हैं। जैसे दिल्ली में डीआरडीओ ने एक ऐसी फैसिलिटी बनाई जहां पर 250 के 250 बेड्स जो हैं वो पूरी तरीके से संपन्न है वेंटिलेटर के साथ, लेकिन चंद घंटे लग गए उसे पूरी तरीके से फुल होने में। हर जगह यही हालात है, बाहर से एम्बुलेंसेस को लौटना पड़ रहा है। आपको दिखाते हैं देश भर के अलग अलग इलाकों में कोरोना के लिए अगर कोई भर्ती होना चाहता है अस्पताल में तो उसे किस हालात का सामना करना पड़ रहा है। कोरोना संक्रमित हुए तो वायरस से बाद में लड़ेंगे, पहले हर पल सिस्टम से लड़ना होगा। अस्पताल में बेड के लिए भटकना होगा, ऑक्सीजन के लिए कदम कदम पर हाँफना होगा। अस्पताल में भर्ती के लिए दिल्ली में एक बुजुर्ग 5 घंटे तक सड़क पर भटकते रहे, एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल, लेकिन बेड नहीं मिला।
कोई हॉस्पिटल वाले हमें इतना बेवकूफ़ बना रहे हैं, इधर से उधर लेके घूम रहे हैं और हमारी रूम दे देते हैं, हमें कागज का फॉर्म दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद अंदर ही नहीं घुसेड़ रहे हम लोगों को। 5.5 घंटे से अलग अलग अस्पतालों में घूम रहे हैं। एम्बुलेंस में ऑक्सीजन खत्म है, प्राइवेट गाड़ी में ऑक्सीजन लेकर के इन्हें अपने पेशेंट को लेकर के जाना पड़ रहा है। लखनऊ में ना तो प्राइवेट लैब में टेस्ट हो रहा है, ना ही बेड आसानी से मिलना संभव है। लोग घरों में आइसोलेशन में हैं। ऐसे कई लोग हैं जिन्हें अस्पताल की तुरंत जरूरत है, लेकिन फिर भी उन्हें बेड नहीं मिल रहा। मेरी वाइफ आरती श्रीवास्तव जो कि फुल टाइम प्रेग्नेंट हैं, अब लास्ट टाइम पे डिलीवरी टाइम पे उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। अब हम लोग इतने परेशान कि कोई किसी ने भी लेने से मना कर दिया। बदहवास और अंदर से टूटे हुए लोग जब कैमरा देखते हैं तो पिघल जाते हैं। गुजरात के भुज में ये महिला कैमरा देखते ही रोने लगी। घंटों लाइन में लगने पर भी रेमडेसिविर की डोज कभी पूरी नहीं मिलती। रोज 4-6-8 घंटे खड़े रहते डेली। 3 दिन से आज खड़े हैं हम लोग। 3 दिन से नहीं, बस 2 की जगह 1 मिलेगी, 1 की जगह बोलेंगे खत्म हो गया स्टॉक। पटना के रूबन मेमोरियल अस्पताल के बाहर नोटिस चिपका दिया गया है, न बेड उपलब्ध है न वेंटिलेटर। इस वक्त हम राजधानी पटना के एक बड़े निजी अस्पताल रूबन मेमोरियल अस्पताल के बाहर खड़े हैं, जहां पर आप देख सकते हैं इस तरीके के जो नोटिस है यहाँ चस्पा कर दिया गया है। बेड नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है। कोरोना की दूसरी लहर में मरीज बेड की कमी, ऑक्सीजन की कमी और दवाई की कमी का सामना कर रहे हैं। हालात का अंदाजा इसी से लगाइए कि राजधानी दिल्ली में डीआरडीओ ने कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए नई क्षमता के साथ अस्पताल को दोबारा खोला था और वो देखते ही देखते भर गया। अस्पताल की क्षमता 250 बिस्तरों की थी। कोरोना की दूसरी लहर आई, तैयारियां उस हिसाब से नहीं थी, लेकिन पिछले साल कई चीजें ऐसी यहां पर उपलब्ध थी जहां पर 1000 या 10,000 बेड्स की फैसिलिटी उपलब्ध थी। डीआरडीओ ने केवल 1 हफ्ते के अंदर ये व्यवस्था खड़ी कर दी है। आगे का निर्माण भी यहां पर जारी है। शुरुआती जिन मरीजों को भर्ती किया जा रहा है वो मरीज वो हैं जो बहुत ज्यादा पीड़ित हैं, जिन्हें संक्रमण कुछ ऐसा है कि उन्हें वेंटिलेटर बेड्स की आवश्यकता है। आज पहला दिन है जब यहां पर मरीजों को एडमिट किया जा रहा है और पहले ही दिन मरीजों की भीड़ लग गई है। बेड होने की खबर जंगल में आग की तरह फैली। दिल्ली में कई अस्पतालों ने मरीजों को रेफर किया। देखते ही देखते अस्पताल के बाहर एम्बुलेंस की कतार लग गई। जो खुशकिस्मत थे वो भर्ती हो गए, लेकिन कई ऐसे भी थे जो खड़े ही रह गए। क्या भर्ती हो पा रहे हैं, जगह मिल पा रही है? मैम कहीं पे यही कंडीशन आ रही है। हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल से रेफर किया जाता है पेशेंट को, और आने के बाद बेड फुल बताते हैं। इसमें हम लोगों की क्या गलती है? यहाँ भी बेड फुल हो गया है। वही तो बोल रहे हैं, बेड फुल के लिए इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर संक्रमित होते जा रहे हैं, एक के बाद एक। आप देखिए कि यहाँ पर डीआरडीओ के साथ पुलिस, सबकी व्यवस्था यहाँ पर की गई है, लेकिन एम्बुलेंस की इस पूरी लंबी कतार को देखिए। आप देखिए एक के पीछे एक किस तरीके से सारे एम्बुलेंसेज अभी भी लगे हुए हैं। पूरा सड़क जो है, पूरी सड़क आगे तक जाम है, लेकिन यहाँ पर अब व्यवस्था बनाने की कोशिशें भी नाकाम हो रही हैं। हालांकि एक बहुत बड़ी लाइफलाइन के तौर पर ज़रूर ये सामने आया है। बहुत सारे मरीज सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर एडमिट तो किए गए हैं, लेकिन संक्रमण इतना ज़्यादा है और इतनी तेज़ी से फैल रहा है कि वो भी पर्याप्त नहीं हो रहा है। डीआरडीओ के इस अस्पताल में अगले 4 दिनों में 250 बेड और बढ़ाए जाएंगे। सभी बिस्तरों के साथ ऑक्सीजन सिलेंडर होगा, वेंटिलेटर की भी सुविधाएं होंगी। इस तरह यहाँ कुल 500 बेड हो जाएंगे। इस फैसिलिटी में टोटल 500 बेड्स हैं, सारे ही आईसीयू बेड्स हैं, सबके साथ वेंटिलेटर फिटेड है। इसके 250 बेड्स ऑलरेडी आज चालू हो गए हैं और बाकी के 250 बेड थर्सडे को चालू हो जाएंगे। कितना समय लगा इसको सेटअप करने में? इसको सेटअप करने में टोटल 6 डेज हमने 6 डेज में फैसिलिटी सेटअप कर दी। 7th डे एवरीथिंग वाज चेक्ड बाय द डॉक्टर्स. Doctors are from Armed Forces Medical Services, and today is the 8th day. Patients are being taken. As you have seen, it is already a large number of admissions have been done. सेंट्रल दिल्ली के एक सरकारी स्कूल को भी अस्पताल में बदला गया है। हालांकि ये आइसोलेशन सेंटर ज्यादा है, फिर भी हर बेड के साथ ऑक्सीजन सिलेंडर जरूर लगाया गया है।
24 घंटे 6 डॉक्टर्स की एक टीम यहाँ पर तैनात रहेगी। और इसके अलावा जो नज़दीकी अस्पताल यहाँ पर है वो है लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल। तो इस तरह के जो सरकारी स्कूलों में अस्पताल बनाने के फैसले लिए गए हैं उनको किसी ना किसी अस्पताल के साथ जोड़ा भी गया है। दिल्ली के कॉमनवेल्थ हॉस्टल को भी ऐसे ही आइसोलेशन सेंटर में बदला गया है। हम मान के चलें कि कितने यहाँ पे जो बेड लगाए गए हैं वो सारे हॉस्पिटल के बराबर ही हैं? सारे हॉस्पिटल के बेड के बराबर है, लेकिन माइल्ड केसेस के लिए मैं नहीं कह सकता कि यहाँ पे सीवियर पेशेंट का हम इलाज कर सकते हैं, क्योंकि उनको कई बार इंटुबेशन या वेंटिलेटर की जरूरत है। कोरोना की त्रासदी इतनी बड़ी है कि हर कोशिश बौनी साबित हो रही है। दिवंगत कवि कुंवर नारायण की पंक्तियां हैं, कोई दुख मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। भारत कोशिश नहीं छोड़ेगा, एक एक सांस के लिए लड़ेगा। दिल्ली से श्वेता सिंह, लखनऊ से अभिषेक मिश्रा, पटना से रोहित सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। देश में जब कोरोना को लेकर पाबंदियों की बात होती है तो लोग सवाल उठाते हैं कि राजनीति पर यह पाबंदी क्यों नहीं लगती है, क्यों बेधड़क रैलियां होती रहती हैं। पश्चिम बंगाल के चुनाव चल रहे हैं, वहां पर क्या इन पर अंकुश लगाना चाहिए? और साथ ही पश्चिम बंगाल की राजनीति को लेकर भी सवाल, कोरोना को लेकर क्या पर्याप्त कदम उठाए जा रहे हैं, ये तमाम सवाल मेरी सहयोगी अंजना कश्यप ने पूछे गृह मंत्री अमित शाह से। कोविड की परिस्थिति पर क्या है आपके पास इनपुट अभी, और क्या आप जानकारी दें? देखिए, ये विशिष्ट प्रकार के वायरस का अनुभव आया है जो बहुत तेजी से फैलता है। ICMR और बाकी वैज्ञानिक संस्थाएं भी इस पर बहुत तेजी से काम कर रही है, जिससे जानकारी प्राप्त हो सके कि इसको कैसे कंट्रोल करना। परंतु जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल है, इतनी तेजी से बढ़ने के बावजूद भी आज इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी नहीं महसूस होती है। थोड़ा 1-2 दिन ऑक्सीजन का किल्लत का ध्यान में आया था, मगर अब इसकी ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था ढंग से हो गई है। रेलवे ने ट्रायल ले लिए हैं और मुझे भरोसा है कि 2 दिन के अंदर ही ऑक्सीजन सब जगह पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होगी। इस बार केसेस 3 लाख तक पहुंच गए हैं। ऑक्सीजन की किल्लत की महाराष्ट्र सरकार, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी सब रो रहे हैं। सबका कहना है ऑक्सीजन की जबरदस्त किल्लत। क्या देरी हुई पूरी सिचुएशन को मैनेज करने में? देखिए, ऑक्सीजन की किल्लत का अगर किसी ने पॉलिटिकल रोना धोना है तो मैं इसको रोक नहीं सकता, परंतु मेरे पास सटीक आंकड़े हैं। डिमांड सप्लाई का गैप बहुत नैरो हुआ है, मगर कमी नहीं हुई। और अब ट्रेन की व्यवस्था होने के बाद इसको भी 1-2 दिन में भी सभी जगह पर्याप्त मात्रा में रिसोर्स स्टॉक भी हो जाएगा। सर, हॉस्पिटल बेड्स को लेकर मेरा अगला सवाल है, क्योंकि आप सोशल मीडिया पर जितने लोगों को फोन कॉल आ रहे हैं, बस ये आ रहे हैं बेड नहीं मिल रहा है। दिल्ली की जगह सर लोग जयपुर जा रहे हैं बेड्स के लिए, अलग अलग शहरों में कहीं पर बुकिंग मिल जाए। क्या इसकी व्यवस्था में देरी हो गई पहले से, जो हमने पहली बार किया था? आप भी दिल्ली के अस्पतालों में घूम रहे थे, पहली बार जो हमने तैयारी की थी एक्स्ट्रा बेड्स लगाकर, उसमें कहीं पर थोड़ी कमी रह गई 3-4 दिन में से? नहीं, कमी कोई नहीं रही है। वायरस तेजी से फैलने वाला वायरस, हमने चीजों का एनालिसिस कर लोगों के सामने रखना चाहिए। पैनिक हो इस प्रकार की कोई बात नहीं करनी चाहिए। वायरस तेजी से फैल रहा है, पहले वायरस इतनी तेजी से नहीं फैल रहा था, इसी के कारण ऐसी भ्रांति हुई। मगर बेड की भी कमी नहीं है, उपलब्ध पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। DRDO भी अभी एक अस्पताल बना रहा है। दूसरे जगह पर भी भारत सरकार 2000 बेड इंगित करने जा रही है, जो दूसरे प्लान ऑपरेशन सारे बंद कर दिए गए हैं। मैं नहीं मानता कि इस प्रकार की केओटिक सिचुएशन होगी। कोविड से जुड़ा आखिरी सवाल रेमडेसिविर को लेकर। रेमडेसिविर की कमी की भी परेशानी पूरे देश में सामने आई, उसको लेकर क्या जानकारी? देखिए, इसको मेडिकल एडवाइस से ही लेना चाहिए। मेरा सभी को अपील है कि जब तक आपका डॉक्टर इसको एडवाइस न करे आप मत लीजिए, इससे शरीर को नुकसान भी हो सकता है। और किसी ने बेजा स्टॉक भी नहीं रखना चाहिए, चाहे अस्पताल हो चाहे कोई अपने घर में रखे। पर्याप्त मात्रा में हमारे पास इंजेक्शन है।
दिल्ली में बस अब चंद मिनटों में एक हफ्ते की लॉकडाउन की शुरुआत हो रही है। सोमवार सुबह 6 बजे इस लॉकडाउन का अंत होगा। जरूरत का सामान लेकर लोग अपने घरों की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। एक हफ्ते का ये लॉकडाउन जो दिल्ली में बढ़ते संक्रमण के केसों को देखकर जरूरी भी लग रहा है, लेकिन लोगों की दिक्कतों को देखकर इस पर तमाम सवाल भी उठ रहे हैं कि एक हफ्ते में क्या होगा। खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।